नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। और किसका है? रीट का है, रीट मैन का है। एग्ज़ाम कब लगी है बता देता हूँ। एग्ज़ाम लगी है 19/1/26, ठीक, 19/1/26 को है। और आंसर की फरवरी 27-28 फरवरी या कुछ मार्च में है ना। दे नहीं रखी है इसमें, क्योंकि वो आई नहीं है डेट। वो डेट तो आ गई, लेकिन वो जो डाउनलोड करते हैं ना, जो ई सिंग होते हैं, वो आंसर के वो आते नहीं है कभी कभार, ठीक है। तो फरवरी लास्ट है या फिर 8-9 मार्च है। अब इसमें 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब सिर्फ इसमें क्या देखेंगे? हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे, ओनली हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यह सभी के लिए काम का है, ठीक है। चाहे वो आरपीएससी वाली एग्ज़ाम हो, आरपीएस की बोर्ड के माध्यम से जो भी लगती है वो, यहाँ पर आरएसएसएमबी, ठीक है। यानी कि ये 2026 का है। जो आरएसएसएमबी की जैसी कि एलडीसी है, यहाँ पर जितनी भी भर्ती है उनका जो प्रारूप रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा। आरपीएससी का तो पता नहीं है, वो तो कहीं से किसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो 80 तक देख चुके हैं, 80 के बाद में देखेंगे ओनली हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन करिए, सही हो या गलत हो, इसके बाद में फिर आंसर देखिए, है ना। वीडियो को रोक के पॉज करके, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई, 80 में क्या करें? 80 में क्या करें बताइए? निम्नलिखित शब्दों, है ना। और ये दिमाग में कभी पूर्व धारणा मत बनाना कि भाई ये नहीं, ये तो रीट का है, रीट मैन का है, अपने अपने नहीं। चाहे वो अगर आपके सिलेबस में है, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, आपके अगर सिलेबस में है तो वो आ सकता है। अगर ये हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में है ना, तो चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की हो, सभी के लिए काम का है। निम्नलिखित शब्दों इंद्र, किरण, जल, चोर, पृथ्वी के पर्यायवाची चुनकर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी को क्या बोलते हैं बताइए? पृथ्वी को उर्वी तो बोलते हैं, पृथ्वी को उर्वी। तो अगर लास्ट में सी कर दें तो क्या हो जाएगा ये? अगर 80 में सी करें, 80 में सी करें तो फिर 80 में, एक मिनट, 80 में सी सही है, ठीक है। 80 में सी है, देख लेते हैं। जैसे कि बासप एक पे है, बासप के बाद में अंशु, अंशु के बाद में तो है, तोय के बाद में मौसक है, मौसक के बाद में उर्वी है, ये 5 में। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है ये बताइए। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, वो हो रहे हैं। वो पूछेगा बताइए इंद्र का निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची है? इंद्र का वासव है, वासव, इंद्र का वासव है। यहाँ पर वासव किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। किरण किसका है? किरण अंशु का है, ठीक है, कर देंगे अंशु। इसके बाद में जल का कौन सा है? जल में तो है ना, पारी तो नीर अम्ब बारी तो है ना, ऐसे है कुछ। इसके बाद में अगर वो अम्बुज अगर जल से पूछे तो वो द है। अगर बादल की बात करें ना तो लास्ट में द आएगा, बादल है, बादल है ना, द आएगा, ठीक, बादल के लिए। और जयलज, जैसे कि जयलज में जय है तो ये समुद्र से है, जयलज, ठीक है। और अगर वो बादल की बात करें तो बादल का द से ध, यानी लास्ट में द है। इंद्र, किरण, जल, जल के बाद में तो है, तो यानी कि डी है ना, डी यानी तो यानी जल का है। जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो है। चोर का क्या है बताइए? चोर का मौसक, वैसे नाम से भी पता चल रहा है ना, चोर मौसक। रही पृथ्वी उर्वी, जैसे बी से भी, पृथ्वी उर्वी, पृथ्वी उर्वी। आगे चलते हैं। 80 के बाद में 81। निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, इनमें से किन वाक्यों में? बताइए भाई। पहले तो ये बताइए पुरुषवाचक किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन्हें कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराए, वो संज्ञा कही जाती है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उनको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। तो ये बताइए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाए, यहाँ पर इनकी विशेषता बताए वो विशेषण है। विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण है, ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है।
बताइए वे क्या करें। इनमें से किन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। मैं आप चला जाऊँगा। मैं अपने आप, है ना। तो ये तो वैसे भी गलत है। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने आपसे कहा था, मैंने मैं ये काम अपने आप ही, है ना, अपने आप ही। आपके घर कोई आया है। आपके घर कोई आया है। पुरुषवाचक मतलब जो स्वयं कहे, है ना। क्या करें भाई बताइए। 81 में, 85 तक देख चुके हैं, पर 81 में ए है, यानी कि ए और सी दोबारा से देखते हैं, ए और सी। इनमें से किन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। ए और सी। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है ना, मैं, है ना। वो समझना भी पड़ेगा ऐसे कि भाई जैसे कि ये वाक्य किस प्रकार का है, पुरुषवाचक। अन्य में तो जैसे कि और का नाम आएगा। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है, ठीक है। ये क्या है, पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना। एक निज भी है, निज और निश्चय, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम ये है तो नॉर्मल, लेकिन ये कभी कभी जब ऑप्शन दे देता है ना, तब दिमाग को गुमराह कर देता है। ए में सी, ए और सी। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने और मैं, है ना, ये ध्यान रखना है। सार्वनामिक गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण के इन भेदों को उदाहरणों को उपयुक्त रूप में व्यवस्थित कीजिए। बताइए भाई। सार्वनामिक गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित, है ना, इसको देखते हैं। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के इन भेदों के उदाहरणों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर निश्चित संख्यावाचक को पकड़ते हैं। निश्चित यानी कि जो फिक्स है, प्राचीन, कोई, बहुत, चौगुना। चौगुना ये होना चाहिए। अगर चौगुना को करें सार्वनामिक गुणवाचक और निश्चितवाचक, तो क्या ये थर्ड पे अपन को क्या देखना है, सी देखना है। तो सी सिर्फ इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो हटा देंगे, ठीक। तो इसके बाद में अनिश्चित परिणाम बोधक, यानी कि वो निश्चित नहीं है, तो फिर ये प्राचीन, बहुत। तो फिर सी के बाद में डी कर दें। सी और डी दोनों में है, यानी कि ये दो ऑप्शन में टक्कर हो रही है। आंसर देख लेते हैं। 82 में बी है। 82 में बी का मतलब ये है। क्रम से देख लेते हैं। तो सार्वनामिक गुणवाचन, सार्वनामिक है। एक के बाद में दो के बाद में तीन के बाद में 4 है। सार्वनामिक कोई, है ना, कोई। सार्वनामिक कोई। गुणवाचक प्राचीन, अर्वाचीन, ठीक है। नूतन, है ना। ये क्या है, गुणवाचक। यहाँ से 4 चीज़ें क्लियर हो रही है। सार्वनामिक, तो सार्वनामिक हो जाएगा कोई, है ना, यानी कि कोई क्या है, ये सार्वनामिक, ठीक, सार्वनामिक है। गुणवाचक जैसे कि प्राचीन है, गुणवाचक प्राचीन है। निश्चित संख्यावाचक, है ना, चौगुना हो जाएगा। अनिश्चित परिणाम बोधक, बहुत है भाई, बहुत। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारक के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारक, है ना। ये तो ऐसे याद कर रखा है जैसे कि कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में। फिर अपादान पहले आएगा कहीं, फिर संप्रदान पहले आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, है ना। चौथा, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान। फिर अधिकरण है, यानी कि मैं पर भी। फिर संबोधन, हे अरे ओ। इसके बाद में वो भी आता है संबंध में, जैसे कि काके की रारेरी, काके की रारेरी संबंध में। तर्रासी में सी है। सी का मतलब ये है। ए, तो एक का मतलब तो ये हो गया, एक। इसके बाद में 2, फिर 3 के बाद 4 के बाद में 5 है। कर्ता कौन सा है भाई कर्ता का जो उदाहरण है वो कौन सा है, पक्षी उड़ता है, ठीक, पक्षी उड़ता है, ये कर्ता का उदाहरण है।
पक्षी उड़ता है। डी, कर्म का उदाहरण कौन सा है? डी आ रहा है ना, तो डी का मतलब है राहुल ने चोर को पकड़ा। राहुल ने चोर को पकड़ा, कर्म का है ये। कर्ता का कौन सा है? पक्षी उड़ता है। कर्म का कौन सा है? राहुल ने चोर को पकड़ा। ठीक है भाई, कर्म हो रहा है करण, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। श्याम गेंद से खेलता है ना, क्या है? बी, श्याम गेंद से खेलता है, सही है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर भी संबोधन है। वो संबंध में वो भी आता है काके कीरा रेडी। ठीक है, इसके बाद में संप्रदान को देखते हैं। संप्रदान करण हो गया ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी कि श्याम गेंद से खेलता है। अब वो पूछ लेगा बताइए श्याम गेंद से खेलता है किसका उदाहरण? करण का, संप्रदान का, अपादान का। करण संप्रदान के मतलब संप्रदान के लिए कर्त में, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए कर्त में, तो के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हाँ तो सही है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, अपादान से अलग होने के अर्थ में। वृक्ष से पत्ता गिरता है, जैसे कि वृक्ष है तो इससे पत्ता गिरता है, अलग होने के अर्थ में। कर्ता पक्षी उड़ता है, फिर कर्म श्याम गेंद से खेलता है। कर्म, कर्म में आ जाएगा डी, राहुल ने चोर को पकड़ा, कर्म हो गया इसका। फिर करण, करण में श्याम गेंद से खेलता है। श्याम गेंद से खेलता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, अपदान से अलग होने के अर्थ में। वृक्ष पत्ता गिरता है। 84, निम्नलिखित में से कर्म बैच के उदाहरण है, बताइए भाई कर्म बैच के उदाहरण। कर्म बैच के उदाहरण है, कर्म बैच के उदाहरण है, क्या करें इसमें बताइए। कर्म बैच देखते हैं, जैसे कि रमेश पत्र लिखता है, कर्म का उदाहरण आया था ना ये, श्याम गेंद से खेलता है ना, कर्म ऐसा पकड़ना है अपन को। कर्म बैच के उदाहरण है, कर्म बैच, ठीक है। तो फिर रमेश पत्र लिखता है, बच्चे शोर मचाते हैं, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते। कर्म बैच, दुकान बंद करा दी गई, मित्र विपत्ति मदद करते हैं। मित्र, एक तो ये देख लेते हैं, दुकान बंद करा दी गई, दुकान बंद, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते, पता नहीं भाई। 84 बी, बी का मतलब है सी और डी, सी और डी, यानी कि सी और डी है। निम्नलिखित में से कर्म बैच के उदाहरण है, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते। भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते। दुकान बंद करा दी गई, दुकान बंद करा दी गई, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते, दुकान बंद करा दी गई। ये कर्म बैच है भाई। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं लेकिन कर नहीं रहा है ना, ये नहीं है। बच्चे शोर मचाएंगे, अगर बच्चा शोर मचा रहा है तो फिर ये कर्म बैच हो जाता। रमेश पत्र लिखता है और लिख रहा है ना, इनमें अंतर होता है मामूली साई। तो कर्म बैच के उदाहरण है, कर्म बैच उठाना है अपन को, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो भारतीयों का एक्टिव वॉइस है, कर्म बैच का मतलब एक्टिव वॉइस। भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी को नहीं बुलाए जा सकते, दुकान बंद करा दी गई। बताइए भाई अब क्या करें, इनमें से असत कथन की पहचान कीजिए। आंसर ही देख लेते हैं। 85 का मतलब बी है, बी का मतलब है बी और ई, बी और ई, बी और ई। कथन असत कथन की पहचान है, तो असत छोड़ देते हैं इनको। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती है। प्राण आंसू, 85 बी, 85 बी, बी का मतलब है बी और ई, इनको हटा देते हैं, बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी ई। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है।
भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जहाँ संज्ञा या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती है। प्राण, आंसू, होठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। ये तो सही है। जैसे कि प्राण होते हैं, आंसू होते हैं, होठ होते हैं। होठ होता है ऐसे थोड़ी है, होठ होता है, या फिर आंसू होता है, ठीक, बहुवचन में। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत, ये समझ में नहीं आ रही, अकारांत किसको कहते हैं, को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, गुणवाचक और भाववाचक, लेकिन जहाँ संज्ञा या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है। आ रही है बात समझ में कुछ? पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है, ठीक है, मान ली बात। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, भाववाचक, गुणवाचक, लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती है। फिर प्राण, आंसू, होठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। डी तो हो गया भाई याद, डी ऑप्शन। तो सूची और सूची सेकंड, तत्सम, इनके हिसाब से बताना है भाई ये। तो तत्सम में यानी कि जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तत्सम, बस, वस, वस का मतलब है दो, ए में दो, ए में दो, दोन में है। फिर विदेशी, देशज, 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 देखते हैं, देशज, देशज, चषक, ये विदेशी ताज़ा है ना, देख चुके हैं 86 तक। तो 86 में बी है, बी का मतलब है 2 3 1 4, 2 3, ठीक, 2 3 1 और ये 4 है। तत्सम वत्स है, तद्भव हल्दी है, तद्भव का हल्दी, देशज चषक है, विदेशी ताज़ा है। दोबारा से देख लेते हैं, तत्सम ये वस है यानी कि संस्कृत से आया हुआ शब्द है, तद्भव तय है ना, तय से तय हल्दी याद करनी है। तद्भव कौन सा है, हल्दी है, तद्भव यानी कि ये अपना ही है। होने को तो तद्भव वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन कभी कभार है ना वो इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है जो पता नहीं चल पाता कि भाई ये कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। यानी कि तद्भव है वो भी इस प्रकार से लगता है कि हाँ ये तो संस्कृत का सही शब्द है, ठीक है, ये तद्भव जैसा ही है। तद्भव देसी और तत्सम यानी कि संस्कृत से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन कभी कभी तद्भव भी इसी प्रकार से लगते हैं अगर वो ऑप्शन दे बढ़िया। तो तत्सम का मतलब वस है, तद्भव हल्दी है, देशज चषक है, विदेशी ताज़ा है। गम प्रत्यय से निर्मित शब्द निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। करिए क्या करें। गम, तो गम का पहले किया था भाई ये, जब है ना ये किया था समागम, वो आंसर तो ये दिया था कि चलो भाई ये होगा, है ना, नहीं देखा था। गम प्रत्यय से निर्मित शब्द है समागम, लेकिन है ना ये नहीं के हिसाब से भी यही है। जैसे कि अगर इसको तोड़ेंगे ना, समागम 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 समागम, है ना, तो आगम आ रहा है बाद में, आगम में, आगम कोई वो थोड़ी है प्रत्यय, गम प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है समागम, जबकि तुरंगम है। जैसे कि ये प्लस है ना, इससे आगे और पीछे पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी जाके पता पड़ पाएगा संधि का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, है ना। अगर ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में जो कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे संधि की पहचान भी हो जाएगी, संधि भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोड़ देता है ना, जो संबंध विच्छेद करते हैं यानी कि तोड़ते हैं शब्द को और उसका मूल धातु निकालते हैं। अगर मूल धातु अगर आपने सही निकाल लिया और उसका एक व्यापक अर्थ है यानी कि अर्थ है, तो फिर काफ़ी काम सही हो जाएगा। संगमागम, जबकि ये नहीं है, संगम है, संगम है, समाधिगम है, संगम समाधिगम तुरंगम, संगम समाधिगम तुरंगम, संगम 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 समाधिगम तुरंगम, ठीक है भाई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तत्सम है, ये तो मध्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो लग रहा है भाई। अपन हिंदी में बोलेंगे बीच को, है ना, बीच का, ये मध्य है। घोड़ा मोर नो और तो ठीक है। अब जैसे कि अगर वो नवम, नौ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वितीय, है ना, द्वितीय, जैसे कि 2 को द्वितीय, है ना, तो द्वितीय क्या है,
तत्सम शब्द है, और जैसे कि 2 ये तद्भव हो जाएगा। 88 में सी है। 88 में सी का मतलब ये है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मध्य। 88 में मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए भाई व्यवस्थित। जब जैसे याद कर रखा है, जैसे कि अगर गुण संधि की बात है ना, तो जैसे कि वो प्लस आता है ना, तो उसके आगे पीछे या तो ऊ की ध्वनि आएगी या स्वयं ऊ आएगा, ठीक है, या फिर ये मात्रा आएगी ऊ की, है ना, गुण संधि की पहचान। जैसे गुण में भाई ऊ की मात्रा लग रही है ना, इस प्रकार से या तो ऊ आएगा स्वयं, या फिर ऊ की मात्रा आएगी, या फिर ऊ की ध्वनि आएगी, ठीक है, वो गुण संधि की पहचान है। वृद्धि संधि की बात है ना, तो जैसे कि वृद्धि में नीचे ये मात्रा लग रही है ना, ये ऐसे याद कर रखा है आपको, जैसे स्टेबल हो उस प्रकार से याद करें, तो ये मात्रा की वृद्धि हो रही है इस प्रकार से, यानी कि ये जो डंडा है इससे ऊपर अगर मात्रा आ रही है ना 1 और 2, तो इसका मतलब है वो वृद्धि संधि है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ तो ऐसे ही कर रखा है भाई, बड़ा भाई है, तो मात्रा है ना जो नीचे से ही चलेगी, जैसे कि ओ औ, है ना, ऐसे। फिर यण, यण में यह है, ठीक है, और व्यंजन में जैसे कि आधा अक्षर आएगा, और व्यंजन और आधा अक्षर आएगा, ठीक, और हलंत आएगा व्यंजन में। स्वर संधि है उसमें आई यू ए अंग है, ठीक है, वो आएगी स्वर संधि में। 89, 89 में डी है। डी का मतलब 1, फिर बी है ना, 1, 1 के मतलब 2, फिर 3, फिर 4, और ये 5 है। तो कपिस, कपिस किसको बोलते हैं, कपिस है ना, इसमें कौन सी संधि है, कपिस। कपिस में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, कपिस, 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 ठीक है। फिर रमेश, 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 पी के बाद में ए, ये गुण संधि है भाई इसमें, रमेश में। इसके बाद में सी, मत्यक, वृद्धि संधि, ये तो सही कहा अपना ना, ये मात्रा के ऊपर वृद्धि हो रही है। यण में तो यह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई, तो इससे ही हो जाता है क्या, नण, कि भाई अगर जैसे कि न्यून है ये आ रहा है, तो यण संधि में यह है, तो अगर ई अगर लास्ट में करें, ई अगर लास्ट में करें, तो 2 ऑप्शन आ रहे थे, तो फिर ये मत्य के क्लियर था अपना, भाई वृद्धि हो रही है ना मात्रा की, वृद्धि, तो फिर अगर मत्य के कर देते अपन किस पे, ये जो है ना 3rd नंबर पे सी, तो फिर 3rd नंबर पे सी सिर्फ इसमें था, ठीक, ये 2 ऑप्शन तो हटाई दिए थे अपन ने, ए और बी में टक्कर हो रही थी ना, ए 89 में। आइए 89 में डी, कपिस, कपिस के बाद में गुण रमेश, रमेश के बाद में मत्यक, मत्यक के बाद में न्यून, ठीक है, वृद्धि यण है, यण के बाद में अयादि, अयादि, ये नाविक है, ये नाविक है। तो दीर्घ का उदाहरण कौन सा है, कपिस है। गुण का कौन सा है, रमेश है। वृद्धि का तो सही था अपना ना, मात्रा है वृद्धि की, ठीक है, ये क्लियर। यण में भी ये था, ये भी क्लियर। इसके बाद में अयादि में ए और ये आएगा, ए और ये, अयादि, नाविक, नाविक, ना ना आविक, अगर तोड़ेंगे ना आप, नाविक, 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 ना, है ना, आ रही है ना, तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के बोल बोल के बार बार देखेंगे ना, जब चल जाएगा पता। 89, 89 में डी, ठीक है। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए कपिस में कौन सी संधि है, नाविक में कौन सी संधि है, जो सिंगल क्वेश्चन आएगा ना उसमें, या फिर मत्यक में बताइए कौन सी है। मत्यक में क्लियर है वृद्धि है, न्यून में क्लियर है यण संधि है। नाविक, नाविक में अयादि ए और ये आ रहा है, व्यंजन में आधा अक्षर आएगा, के गण ये आएगा, और स्वर में जैसे क्या यू ए इस प्रकार का आएगा स्वर में, ठीक, और मात्रा भी इस प्रकार का आएगी। स्वर संधि में अयादि में तो ए है, व्यंजन में आधा अक्षर है और हलंत आएगा, ठीक। आधा अक्षर जैसे कि स्कूल रख ले, या फिर उपरयुक्त, उपरयुक्त है ना, ऐसे वो आधा अक्षर आता है ना, वो आएगा। तो कपिस, फिर रमेश, फिर मत्यक, फिर न्यून, फिर नाविक है। दोबारा से देखते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि, तो फिर कपिस में कौन सी है? दीर्घ है कपिस में। कपिस में दीर्घ यानी कि बड़ा भाई मतलब बड़ी मात्रा, दीर्घ। वृद्धि की वो मात्रा की वृद्धि होगी, जैसे कि ये जो मात्रा है ना वृद्धि में, ये गई भाई साहब ऊपर, इस प्रकार से है ना। तो इस प्रकार से दिखा है तो उसका मतलब उसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। बी के बाद में फिर ए है गुण, रमेश। सी वृद्धि, मध्यक, यण न्यून, फिर अयादि नाविक है। 90। एकल, ग्रास, कुस्सा, ऊपरी शब्दों के विलोम शब्द चुनकर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एकल, एकत्र, ग्रास, कुस्सा, ऊपरी शब्दों के विलोम चुनकर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एकत्र ग्रास, विलोम चुनकर तो करते हैं ना, जब एकत्र का मतलब विकर्ण हो जाएगा ना, एकत्र का मतलब विकर्ण, तो पहले सी, तो सी ये इसमें ही और में है नहीं, तो फिर भी कर दें। 90 में भी, हाँ 90 में भी सही है। दोबारा से देखते हैं। एकत्र, ये विकीर्ण है 1, फिर 2, 3 और ये 4 है। एकत्र, ग्रास, कुस्सा, ऊपरी। एकत्र है ना, जैसे कि ये सूर्य की किरण एक जगह आ रही है ना, इस प्रकार से है ना, ये एकत्र है। तो एकत्र का विलोम क्या है? विकर्ण है। ठीक है। ये ग्रास समझ में नहीं आ रही है बात भाई। ग्रास किसका है? मोक्ष का। ग्रास किसका है? मोक्ष का। ग्रास किसका है? मोक्ष का। फिर कुत्सा प्रशंसा, ये भी तगड़ा दिया है इसने। ऊपरी में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है, जैसे कि वो ऊपर है तो नीचे है, दिन है तो रात है, इसी प्रकार ऊपरी से निम्न। विलोम शब्द का यह है, जैसे कि जिस भाषा में जिस प्रकार से पूछ रहा है वो उसी भाषा में देना पड़ता है आंसर। जैसे कि दिन है तो रात करना है, यह नहीं है कि दिन है तो आपको रात्रि करनी है। ठीक है। तो फिर एकत्र का विकर्ण, ग्रास का मोक्ष, कुत्सा प्रशंसा, ऊपरी निम्न। इसमें ना ये गजब दिया है इसने। एकत्र का विकर्ण था ना, ये तो कर देंगे। एक तो ये ग्रास का अच्छा दिया है, ग्रास किसका है? मोक्ष का। कुत्सा का भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपरी का भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोक्ष का है, ये अच्छा है इसमें। मोक्ष, ग्रास का मोक्ष। इनमें से अज के अर्थ को द्योतित करते हैं। इनमें से अज बकरी को बोलते हैं ना, अज बकरी, वहाँ बकरा है ना, अज बकरा। इकरान में ए है ना, तो 2 है भाई इसमें। इसका मतलब है इकरान में ए का मतलब है सी और ई, यानी कि बकरा और दशरथ के पिता। अच्छा। इनमें से अज के अर्थ को द्योतित करते हैं, यानी कि बताते हैं। तो एक तो बकरा है, ये तो जानते हैं, बकरा कहते हैं या फिर बकरी कहते हैं ना। अजा बकरी को बोलते हैं। जैसे कि आ की मात्रा है ए और जा, तो ये बकरी है। तो इसका मतलब अज बकरा है, अज बकरी यानी मात्रा है ना ए जा, वो बकरी है, अज बकरा है। तो फिर अज के अर्थ को द्योतित करते हैं, ये पता नहीं है भाई। दशरथ के पिता। सूची पाठ, सूची सेकंड करिए भाई, क्या करें इसमें। तो करते हैं, रुक। जैसे कि भय, तो ये तो भयंकर भय, वेदना, त्रास, वेदना, व्यथा। चल भय सामान्य डर कर लेते हैं। अब रही त्रास की वेदना, तो वेदना है ना, वेदना तो वेदना शारीरिक कष्ट, व्यथा मानसिक कष्ट। अब रही बात त्रास भयंकर डर। देखते हैं बाण में ए का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। भय का है सामान्य डर, ये तो सही था। त्रास का भयंकर डर है। फिर वेदना का शारीरिक कष्ट है, व्यथा का मानसिक कष्ट। व्यथा मानसिक कष्ट क्लियर, वेदना शारीरिक कष्ट क्लियर, त्रास भयंकर डर, त्रास।
भयंकर डर, और भय मानसिक डर, भाषा में डर। चल करिए, बताइए क्या करें। भय का तो हो जाएगा सामान्य डर, त्रास का भयंकर डर है ना, यानी तगड़ा वाला डर रहा है वो तो त्रास। ये अच्छा दिया है इसने, त्रास। त्रास, त्रास यानी भयंकर डर, त्रास यानी भयंकर डर। ये वो 9 से जो बार बार इन किताब उसमें तो नहीं है भाई। भय सामान्य डर, त्रास भयंकर डर, वेदना है ना, शारीरिक कष्ट, व्यथा मानसिक कष्ट। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है ना, वो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ना, जैसे कि यूपी टेट वगैरह है ना, वो उनके पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है। भय सामान्य डर, त्रास भयंकर डर, वेदना। वेदना किस में आएगी? शारीरिक कष्ट में। व्यथा मानसिक कष्ट में, व्यथा मानसिक कष्ट में। निम्नलिखित में से नियुपसर्ग निर्मित शब्द है, निम्नलिखित में से नियुपसर्ग निर्मित शब्द है। करिए भाई, इसमें क्या करें आप। यानी कि जैसे कि आपको तोड़ना है ना, तो उसमें नी आना चाहिए अलग, ठीक है। अगर आपने मूल तोड़ दिया और मूल शब्द लिकाड़ दिया और वो तोड़ा है मूल शब्द, उसका एक अगर अर्थ है सही, ठीक है, एक व्यापक अर्थ है व्याकरण की दृष्टि से, तो फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नियुपसर्ग निर्मित शब्द है, तो अगर नियुपसर्ग निर्मित शब्द है ना, तो निस्तेज है इसमें तो, लेकिन वो निस्तेज है ना, शायद वो विसर्ग वाला है भाई। निस्तेज, निवास, निराकार, निर में निर है इसमें तो, गुमराह कर रहा है अपन को, निराकार ये नहीं है। अब निडर में तो फिर डर ही हो सकता है, तो और तो क्या ही होगा। हाँ, ये निडर होना चाहिए भाई। तर्राण में हाँ, तर्राण में ये है, तर्राण में ये है ना, तो एक मतलब अपन ने वो दे दिया, एक मतलब ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निडर सही है और निवास भी है, निडर और निवास, निडर और निवास, निडर और निवास। निम्नलिखित नियुपसर्ग निर्मित शब्द है, निडर और निवास है, निडर और निवास। नी मतलब निडर, नी मतलब निडर, निवास, निवास अच्छा दिया है इसने। बताइए निवास में कौन सा है? निवास, 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 हाँ सही है। निवास निडर में सही है, निराकार में निर है, निर है ना, ये वाला निर। और निस्तेज में है ना विसर्ग है भाई, निस्तेज पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, निस्तेज। तरण में क्या है? ए। फिर 94। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में सबसे उपयुक्त, तो फिर ग्रह, ग्रहणी, 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 ग्रहणी शायद ये आना चाहिए भाई, ग्रहणी, ग्रहणी। क्या ही करें, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, ग्रहणी, ग्रहणी करते हैं चल। 94 गलत है भाई, ये तो गलत गया। कौन सा शब्द शुद्ध है? सिर्फ ये है अंत्याक्षरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए, फिर आधा न, फिर आधा तय और या, अंत्या, ठीक, छ और री, अंत्या, अंत्या, न आधा, फिर तय आधा और ये, ठीक है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है, अंत्याक्षरी है भाई। तो शायद ये जो है ना गृहिणी, शायद ये इस प्रकार से आएगा, ग्रहणी, ग्रहणी, ये लगेगा शायद गृहिणी। चल ठीक है, तो फिर अंत्याक्षरी है इसमें, है ना, सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है। निम्नलिखित में कौन से शब्द अशुद्ध हैं? कवयित्री, कव है ना, कवयित्री तो सही है। सन्यासी में बिंदी लगेगी, सन्यासी में, ठीक, सन्यासी, ये गलत है। उज्ज्वलन है, उज्ज्वल, उसमें शायद जैसे कि जय, जय और ये बै में लगेंगे भाई, तो फिर कवयित्री, कवयित्री, बी सही लग रहा है। 95 में बी सही है। कब ये और त्री, बी का मतलब वो नहीं है भाई, बी का मतलब ये है, तेरे की गलत गया। 95 में बी का मतलब, हाँ तो अशुद्ध सही तो है, फिर है इसमें तो बिंदी लगेगी, सन्यासी, ये हटा दिया, बिंदी लगा देते तो सही हो जाता। ए के बाद में उज्ज्वल,
उज्ज्वल, उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल ऐसे आएगा ये। ठीक है भाई, तो शुद्ध कौन कौन से हैं? ज्योत्सना, 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 जो फिर जो फिर स्ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, 95 में बी है, ए और सी, ए और सी है, ए और सी। इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में कौन से शब्द अशुद्ध हैं? तो फिर ये हटा दिया। ज्योत्सना शुद्ध लिखी दीजिए आप, ज्योत्सना के बताइए ज्योत्सना का कौन सा शुद्ध रूप है? जो फिर से ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना लिख लिए, ज्योत्सना। जो जो फिर आधा से तय और फिर ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। हाँ, ज्योत्सना सही है, अशुद्ध है। 95 का मतलब बी है, ए और सी, ए और सी। निम्नलिखित में कौन से शब्द अशुद्ध है? तो इनको हटा देते हैं। क व ये त्री सही है। विदेशिक सही, विदेशिक में 2 मात्रा है भाई, विदेशिक में, विदेशिक, विदेशिक में वो इस प्रकार का भी सही दे सकता है कि बताइए कौन सा है? विदेशिक। ठीक है, शिवजी बाड़ा आएगा लास्ट का। तो सबसे छोटा बाड़ा से कौन सा है? जैसे कि ये से, इसके बाद ये से, फिर ये से है, शिवजी बाड़ा से सबसे बड़ा है। 95 में बी, 95 में बी का मतलब ए और सी, ए और सी। ये हटा दिया। कब ये त्री, विदेशिक, ज्योत्सना। निम्न में से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं? करिए भाई, क्या करा अब इसमें? कौन से वाक्य अशुद्ध हैं? सारे देश भर में, सारे की जरूरत कहाँ है? ये तो देश भर में रोष प्रकट किया, ये हो जाएगा ना, अशुद्ध है। तो फिर चल मान लेते हैं। आपने मुस्कुरा दिया, आपने मुस्कुरा दिया, आपने मुस्कुरा दिया। तुम केवल सोने के लिए आए हो, तुम केवल सोने के लिए आए हो। यहाँ शत्रु से खतरा है। 96, 96 में ए है, 96 में ए का मतलब है, 96 में ए का मतलब है ए बी सी, ए बी और सी। निम्न में से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में कौन से वाक्य अशुद्ध हैं? 96, 96 का मतलब है ए, 96 का मतलब है ए। अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो फिर ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ शत्रु से खतरा है। आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, शुद्ध है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से, यहाँ तुम केवल है ना, आपने, आपने मुस्कुरा दिया, तुमने, अशुद्ध है भाई ये, सिर्फ डी और ई है इसमें सही। ठीक है, 96 में ए है, ए का मतलब ए बी सी है, तो वो अशुद्ध है। जबकि सिर्फ रहा कौन सा? डी और ई। यहाँ शत्रु से खतरा है, आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन से वाक्य शुद्ध हैं? करिए भाई। साधु को भिक्षा दो, पुस्तकों का एक सूची पत्र, पुस्तकों का वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। ये तो सही लग रहा है, तो ई अगर पकड़ें, ई, वह हमारे मुख्य अतिथि थे, वह हमारे, ई के बाद में बी, ई बी। इस पेड़ की ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई, क्या ये बी कर दें क्या 97 में? ये तो सही है भाई, 97 में बी, बी का मतलब ए बी ई, ए बी और ई। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? शुद्ध है। वह हमारे मुख्य अतिथि थे, वस्तु में कीमतें बढ़ रही है। दोबारा से लेते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? इनमें से कौन से वाक्य शुद्ध हैं? इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है भाई, ये शुद्ध है। वह हमारे मुख्य अतिथि थे, वह हमारे मुख्य अतिथि थे। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है,
वह हमारे मुख्य अतिथि थे। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? साधु को साधु, इसमें गलती कौन सी है भाई? साधु पुस्तकों का एक है ना, ये तो क्या लग रहा है फिर भी साधु को। तो ये सी डी वाक्य है जो अशुद्ध है, बाकी सब सही है। 97 बी, ए बी ई, ए बी और ई। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? वह हमारे मुख्य अतिथि थे, वस्तु में कीमतें बढ़ रही है। विधिवाचक वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेध है ना, निषेध यानी मना कर रहा है, कब पक्का सही क्रम है। विधि यानी कि नियम कायदा वाली बात करेगा वो। विधिवाचक वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेधात्मक, ये निषेधात्मक ना, ये नेगेटिव वाक्य है। ये विधि को क्या बोलेंगे? विधि को शायद असर्रेटिव वाक्य बोलेंगे, असर्रेटिव। इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को बोलते हैं, यानी कि अंदर घुस के रूम में वो और प्रश्न कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। और निषेधावाद है, वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। विधिवाचक 98 में ए का मतलब ये है। विधिवाचक वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेधवाचक वाक्य का सही क्रम क्या है? 1, फिर 2, 3, 4 और 5 है। विधिवाचक वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेधात्मक वाक्य का सही क्रम है। पहले आ जाएगा अपने देश के लिए, विधिवाचक है ना। अपने देश के लिए कौन, अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान न देगा, ये पूरा क्रम है भाई। विधिवाचक वाक्य से रूपांतरण निषेधवाचक है ना, न देगा यानी कि नहीं। ये जो निषेधवाचक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य को तो असर्टिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य को बोलते हैं। 98 में है, अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान न देगा। 99 निम्न में असत कथन की पहचान कीजिए। पढ़ जाएगी एक बार, चल देख लेते हैं। दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ए के साथ ई आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह विकार वृद्धि करता है। ए प्लस ओ गुण संधि का उदाहरण है। किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ण का अनुनासिक। 99 में सी है भाई, 99 में सी और 98 में ए। 98 में ए नहीं अपन ने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा क्यों? शब्द शुद्ध है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध? सारे देश में रोज प्रकट, कौन से वाक्य शुद्ध है? विधिवाचक वाक्य रूपांतर निम्न निषेधवाचक। हाँ ये 99 वाला ही है। 99 में सी का मतलब है बी और सी, बी और सी असत है ना, तो फिर बी और सी। दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं। किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। छः के पूर्व स्वर को छः के बदले छः। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है। दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि ए प्लस आ है ना, तो वो आ हो गया। अब जैसे कि ई छोटी ई बड़ी ई हो जाएगी, वो वाली बात कर रहा है। दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। पढ़िए दिया है पेपर तो भाई उन्होंने। छः के पूर्व स्वर को छः के बदले छः होता है। दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं। किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम अक्षर के बदले उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। छः के पूर्व स्वर को छः के बदले छः होता है। दो सजातीय ठीक है। किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक है ना, जो नाक के माध्यम से बोलते हैं,
वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, उसी वर्ण का। प्रथम अक्ष से परे कोई अनुनासिक, ठीक, जो नाक के माध्यम से बोला जाता है, वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। छ के पूर्व स्तर को छ के बदले छ होता है। नीचे देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये तो कर देंगे। तो अगर करें तो भाई अपादान, यानी कि जो अलग अर्थ, अपादान अलग होने के अर्थ में, तो गृह प्रवेश आसातिस ये आ जाएगा इसमें। अगर ये है लास्ट डी, यानी कि 4 देख लीजिए लास्ट में डी, हाँ तो फिर हो जाएगा भी 100 में। नहीं 1 मिनट सुनो। जैसे कि उदाहरण को सही क्रम में विस्तृत कर, अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष नहीं, 1 मिनट, कर्ण तत्पुरुष, कर्तानि कर्म को कर्ण से द्वारा काम से चोर, संप्रदान आसातित नीति संप्रदान के लिए करते हैं, ये करते हैं। अगर संप्रदान में अगर ई कर दें, यानी कि थर्ड में ई दोनों में है यार, 100 में ए है, 100 में ए का मतलब है ये तो गलत ही हो गया पूरा क्वेश्चन। गृह प्रवेश का मतलब है आसातित, एक डी कर्म तत्पुरुष आसातित, ये तो कुछ जम नहीं रही है बस। 100 में ही है भाई। कर्म तत्पुरुष आसातित, करण तत्पुरुष नीति युक्त, फिर सी संप्रदान तत्पुरुष विद्यालय, अपादान तत्पुरुष काम चोर, ये आएगा भाई अपादान में, काम चोर, काम से चोर। अधिकरण में पर भी 100 में ए है, ठीक। दोबारा से देखते हैं। कर्म तत्पुरुष आसातीत, फिर करण तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से लेख होने कर्त में अधिकरण में पड़ी संबंधों ने ये हो, और संबंध में काके की रारी भी आता है भाई। तो फिर अगर आसातीत के बाद में कर्ण तत्पुरुष, गृह प्रवेश संप्रदान तत्पुरुष, विद्यालय अपादान तत्पुरुष, काम चोर अधिकरण तत्पुरुष नीतियुक्त। तो भाई ये 100 क्वेश्चन थे, इसके बाद में और देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।